दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 8 के एक और टॉपिक आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार की। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। ये हमारे चैप्टर का नाम है। कक्षा 8 का ये चैप्टर है राजस्थान बोर्ड का। राजस्थान बोर्ड का ये चैप्टर है कक्षा 8 का। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए दोस्तों शुरुआत करें। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, जिससे कि आपकी रीट की जो तैयारी है वो सुनियोजित तरीके से चल सके। तो दोस्तों अगर हम बात करें आधुनिक भारत में होने वाले परिवर्तनों की, दोस्तों देखिए भारतीय समाज जो है वो प्राचीन काल से ही बहुत ही इसकी प्रभावी संस्कृति रही है। संस्कृति हमें विरासत में प्राप्त हुई है और इसको बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास होते जा रहे हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो यही चाहता है कि उन जो हमें संस्कृति प्राप्त हुई है उसे हम बनाए रखें। फिर भी कई कारणों से जो रूढ़ियां हैं वो रूढ़ियां धीरे धीरे जो है वो स्थान बनाती चली गई और ऐसे दोष भी पैदा हो गए जिनके कारण कि वो जो रूढ़ियां थी जिन्हें हम संस्कृति के रूप में अपना रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ विषैला प्रभाव भी समाज के ऊपर डालने लगी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनके समाधान के लिए भी समाज जो है वो जागृत रहा और कई ऐसे व्यक्ति हुए, जैसे आप मान लीजिए गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, राजा राम मोहन राय है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समाज के अंदर उस समाज को सुधारने का काम किया, वहाँ जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उन्हें मिटाने का काम किया। अगर हम बात करें तो दोस्तों 19वीं शताब्दी तक भारत में अंग्रेजों का जो प्रभाव था, अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो स्थापित हो चुका था, ये हम जानते थे। क्योंकि मुगलों को हरा दिया गया 18वीं सदी के अंदर। धीरे धीरे जो हमारा देश था भारत, उसके ऊपर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। और जो साम्राज्य था वो पाश्चात्य संस्कृति का हो गया। इस साम्राज्य के कारण पाश्चात्य जो शिक्षा थी, पाश्चात्य शिक्षा और जो दर्शन था, पाश्चात्य दर्शन, उसका प्रचार प्रसार करने लगा। क्योंकि साम्राज्य आया तो फिर वहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी आनी स्वाभाविक है, निश्चित ये चीज़ नज़र आती है। और इसके कारण क्या हुआ, समाज में जो एक वर्ग था अंग्रेजी साम्राज्य का, जो एक प्रभुत्व था, वो धीरे धीरे स्थापित होने लगा। उस समय अगर भारतीय समाज की बात की जाए तो भारतीय समाज में कई तरह की कुरीतियां जो थी वो विद्यमान थी। जैसे कि अगर हम बात करें सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध आदि ऐसी कई कुरीतियां थी जो कि समाज में विद्यमान थी। और हम जिन संस्कृतियों के आधार पर, जिन विरासत के आधार पर अपने आप को चलाने का प्रयास कर रहे थे, वो कुछ रूढ़िवादियों के आधार पर हमने अपना ली। और धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी ये हमारे जहन में उतर गई। दोस्तों अंग्रेज यहाँ पर आए तो भारत को लूटने थे और उन्होंने लूटा भी और राज भी किया। लेकिन उनकी एक बात ये अच्छी थी कि उन्होंने कभी भी इन प्रथाओं का साथ नहीं दिया। अंग्रेजों ने इन कुरीतियों के बहाने संपूर्ण भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आलोचना प्रारंभ कर दी।
यानी इनको तो बुरा बताया उन्होंने, साथ में भारतीय सभ्यता संस्कृति को भी बुरा बताने लग गए कि भाई ये किस प्रकार की सभ्यता है आपकी, जहां पर ये चीजें जो है आप अपना रहे हैं। तो अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों की जो अच्छाइयां थी वो देखने की जगह उनकी बुराइयों को उजागर करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इनमें से कुछ जो पढ़े लिखे भारतीय थे, वो पढ़े लिखे भारतीय धीरे धीरे इन बुराइयों को देखने लगे, इनको जांचने लगे, और एक तरह की जो भारतीय समाज था उस भारतीय समाज में चिंता व्याप्त हो गई कि आखिर इनको दूर कैसे किया जाए। तो ऐसी स्थिति में उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ समाज सुधारक आगे आए, कुछ इनको सरकार ने प्रेरित किया, जिससे कुछ कानूनों का निर्माण हो सका और उन कुरीतियों को दूर करने में सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसे ही समाज सुधारकों में से एक समाज सुधारक है दोस्तों, वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक हुए। इस चैप्टर में हम क्योंकि प्रमुख समाज सुधारकों की बात करेंगे, तो इन प्रमुख समाज सुधारकों में एक समाज सुधारक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो अगर हम इससे पहले बंगाल की बात करें तो दोस्तों बंगाल में 19वीं सदी में जो समाज सुधार की लहर उठी उसे ही पुनर्जागरण कहा गया। बंगाल में 19वीं सदी में समाज सुधार की लहर, और ये लहर समाज सुधार की जो लहर थी इसे ही क्या कहा गया? पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण कहा गया। तो 19वीं सदी की जो शुरुआत थी उस समय बंगाल में एक भीषण प्रथा का प्रचलन साथ में चल रहा था, और ये प्रथा कौन सी थी दोस्तों? ये प्रथा थी सती प्रथा। बंगाल में सती प्रथा का जो प्रचलन था वो काफी तीव्र चल रहा था। बंगाल के लोग इसे सती प्रथा के रूप में इतना उसे प्रतिष्ठित कर दिया कि ये एक विशालकाय रूप ले चुकी प्रथा बन गई। प्राचीन काल के अंदर की अगर बात की जाए तो कभी कभी ये देखने को मिलता था कि सती प्रथा चलन में थी, लेकिन मध्यकाल में तो इसका प्रचलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और 19वीं सदी के अंदर तो इसने एक भीषण रूप धारण कर लिया, और जो बंगाल था वो पूरी तरह इससे पट चुका था। जो कुलीन परिवार थे वहाँ पर जोर जबरदस्ती से ये काम होने लगा। सती के नाम पर नई जो विधवा थी उसकी आहुति दे दी जाती थी। तो ये जो परिस्थितियां थी ये काफ़ी विकराल रूप जो थी वो धारण करने लगी थी, और लोग जो थे प्रथा के रूप में इसको अपनाने लगे, इसका पालन करने लगे। तो धीरे धीरे ये जो स्थिति थी ये बड़ी विकट विभत्स स्थिति में जा पहुंची। तो इसी स्थिति में इसके लिए आवाज उठाई राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय कौन थे? अगर हम बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ दोस्तों 22 मई 1772। 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ, और स्थान था बंगाल का राधानगर। राधानगर बंगाल का। तो ये राधानगर के अंदर इनका जन्म हुआ। परिवार जो था इनका वो जमींदार ब्राह्मण परिवार था। जमींदार ब्राह्मण परिवार। दोस्तों 15 वर्ष की आयु में इन्होंने बंगाली, संस्कृत, इसके अलावा बंगाली, संस्कृत, अरबी
तथा फारसी का इनको ज्ञान हो गया था। ये भाषाएं जो थी इन्होंने सीख ली थी और धीरे धीरे ये जो थे कई वैदिक ग्रंथों को भी इन्होंने अध्ययन कर लिया था। वैदिक ग्रंथों का साधारण भाषा में इन्होंने अनुवाद कर दिया था और 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी इन्होंने काम किया। कंपनी के लिए काम किया इन्होंने। तो जब राजा राममोहन राय ने धर्म ग्रंथों का विश्लेषण किया तो उन्होंने यह कहा कि भाई मैंने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि स्त्री को अपने पति की मौत पर अपने आप को आग में झोंक देना चाहिए। और जब उन्होंने अपने ये विचार रखे तो अंग्रेजी शासन को भी इस बात से सहमत होने के लिए बाध्य उन्होंने कर दिया। दोस्तों, जो ये पुनर्जागरण की अवस्था, समाज सुधार की अवस्था वो लेकर आए समाज के अंदर, उसके कारण ही राजा राममोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राममोहन राय को। इसके अलावा इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्थापना किसकी की इन्होंने स्थापना की ब्रह्म समाज की। पहले ये ब्रह्म सभा के रूप में था, लेकिन बाद में इसको ब्रह्म समाज का दर्जा दे दिया गया। 1828 तक क्या थी ये? ब्रह्म सभा थी। और उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर जब समाज सुधार के आधार पर कार्य किए गए तो 1829 के अंदर इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो ब्रह्म समाज के दबाव में ही ब्रह्म समाज के दबाव में ही अंत में सरकार ने 1829 में एक कानून बनाया। और ये कानून कौन सा था? ये कानून था सती प्रथा का समर्थन करने वालों को सजा देने का कानून। कौन सा कानून था ये था सती प्रथा का समर्थन करने वाले को सजा का प्रावधान। ये कानून बना दिया। कब बनाया? 1829 के अंदर। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा दोनों में से कोई भी आ जाए, तो स्थापना हुई उसकी 1828 के अंदर। 1829 में फिर ब्रह्म समाज के नाम से उसको जाने जाना लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ें थी ये इनकी इस कार्य के कारण प्रसिद्ध हुई। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस कार्य के अंदर इनका सहयोग किसने किया, तो दोस्तों धर्म प्रचार के क्षेत्र में इनका जो सहयोग करने वाले थे वो थे अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ जो थे उन्होंने इनकी सहायता की।
अलेक्जेंडर डफ ने इनकी सहायता की। इनके जो सबसे बड़े अनुयायी थे, सबसे बड़े अनुयायी थे, वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो राजा राम मोहन राय के सबसे बड़े अनुयायियों के रूप में इनको जाना जाता था। इनके अगर प्रमुख आप पत्रों की बात करें तो पत्रों का इन्होंने संपादन किया, और ये पत्र जो थे, ये पत्र थे दोस्तों ब्रह्म मैनिकल, ये मैगजीन थी। इसके अलावा संवाद कौमुदी, इसके अलावा मिरात उल अखबार, और बंगदूत, ये इनकी कुछ प्रमुख पत्र थे। ये जो बंगदूत था दोस्तों, ये बंगदूत बांग्ला, हिंदी, फारसी, तीनों भाषाओं का प्रयोग किया गया था। तीनों भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये जो उनकी रचना थी, ये जो पत्र थे उनके, इन्होंने काफ़ी जो गदर है, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो समाज के अंदर फैलाने का काम किया, समाज को जागृत करने का काम किया इनकी रचनाओं के द्वारा। अंत में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 27 सितंबर 1833 को। 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई, और ये मृत्यु हुई इनकी यूके में, ब्रिस्टल, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर इनकी जो मृत्यु है वो हो गई। तो ये थे दोस्तों राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में अगर कहा जाए कि समाज सुधार के अंदर जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया वो इनके द्वारा किया गया। एक दोस्तों इनके लिए एक डाक टिकट भी चलाया गया था, उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। छोटी सी एक घटना है। डाक टिकट इसके लिए चलाया गया, और ये डाक टिकट चलाया गया था दोस्तों, डाक टिकट, इनके नाम से डाक टिकट चलाया गया। और ये डाक टिकट 1964 में इनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया। तो राजा राम मोहन राय के नाम से 1964 में डाक टिकट भी भारत सरकार ने जारी किया था। तो ये थे हमारे प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। अब हम एक और समाज सुधारक की बात करते हैं, जिनका नाम काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोगों ने सुन रखा है, क्योंकि वो छोटा मोटा उनका नाम नहीं है। वो है दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये एक और समाज सुधारक है जिनकी हम यहाँ पर बात करने वाले। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाल के दूसरे समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। बंगाल के दूसरे समाज सुधारक के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ दोस्तों 26 सितंबर 1820 को। ये बांग्ला भाषा के जानकार थे। व्यवसाय के रूप में ये दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, यानी किन किन में इनकी रुचि थी? समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक,
उद्यमी, परोपकारी सभी रहे। इतने सारे कार्यों के अंदर दोस्तों ईश्वरचंद्र विद्यासागर पारंगत थे। तो ये सारे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। इनका जो बचपन का नाम था, दोस्तों, पूर्व में ये विद्यासागर नहीं थे, विद्यासागर तो इनको बाद में नाम दिया गया। ये नाम था इनका ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय इनका नाम था। और बाद में जब ये शिक्षा प्राप्त करके कॉलेज में गए, संस्कृत कॉलेज में, तो संस्कृत कॉलेज में इनको नाम जो दिया गया वो दिया गया विद्यासागर। विद्यासागर की उपाधि इनको कहाँ मिली? संस्कृत कॉलेज के अंदर विद्यासागर की इनको उपाधि मिली। दोस्तों, इनके पिता का नाम था ठाकुर दास बंदोपाध्याय और इनकी माता का नाम था भगवती देवी तथा इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों दीना मानी देवी। ये इनकी पत्नी का नाम था। दोस्तों, इन्होंने नारी शिक्षा पर बल दिया। नारी शिक्षा के ये समर्थक थे। जब ये जन्मे तो ये हालांकि गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन अपनी योग्यता के आधार पर इन्होंने ये उच्च शिक्षा प्राप्त की और नारी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास का कार्य किया। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी कई बालिका विद्यालय खुलवाए। बालिका शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया। तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया, कई बालिका विद्यालय इन्होंने खुलवाए और साथ में दोस्तों ये विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक ये थे। यानी ये कहते थे कि विधवाओं को भी पुनः जीवन जीने का अधिकार है, उनकी पुनः शादी करवा दी जानी चाहिए, जिससे वह अपने आप को आगे चला सके, समाज के अंदर रह सके, उठ बैठ सके। और इनके इन प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों, इस चीज़ को इन्होंने अपने जीवन में भी उतारा और अपने जीवन में उतारते हुए स्वयं ने उसका उदाहरण दिया। स्वयं ने उदाहरण पेश किया और इस उदाहरण में क्या किया? इन्होंने अपने पुत्र का विवाह विधवा से करवाया, अपने पुत्र का विवाह करवाया। तो इन्होंने खुद ने इस चीज को जिया। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान के आधार पर सारी बात कह दी, पहले उन्होंने खुद को इस चीज के लिए प्रस्तुत किया, उसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और इसी का कारण हुआ कि 1856 में इनके इन प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो अस्तित्व में आया। दोस्तों, इनके द्वारा पुस्तकों का लेखन भी किया गया और लगभग 52 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई, जिनमें से 17 पुस्तकें इनकी संस्कृत भाषा में, 5 पुस्तकें इनकी अंग्रेजी भाषा में, और क्योंकि ये तो बंगला के महारथी थे इसलिए शेष जो हैं वो बंगला भाषा के अंदर लिखी गई। इनका निवास जो था उस निवास का नाम था दोस्तों नंदन कानन। नंदन कानन इनके निवास का नाम था। और
इन्हीं के नाम पर दोस्तों करमाटांड एक स्टेशन है, उसका नाम विद्यासागर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो इसी नाम से जो करमाटांड रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, विद्यासागर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इनकी अगर बात की जाए तो मृत्यु हुई 29 जुलाई 1891 को। 29 जुलाई 1891 को इनकी मृत्यु हुई। और दोस्तों इनके कार्यों से प्रभावित होकर, इनके द्वारा जो समाज सुधार के कार्य किए गए उनसे प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1970 और 1998 में डाक टिकट जारी किए। 1970 और 1998 में इनके आधार पर, इनके नाम के आधार पर डाक टिकट जारी किए गए। और अब तक अगर बात की जाए दोस्तों, हमने बात की कि ये बंगाली के महारथी थे, तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने एक पुरस्कार भी प्राप्त किया। और पुरस्कार क्या, 2004 में सर्वेक्षण में अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली इन्हें घोषित किया गया। देखिए ये पुरस्कार इन्होंने अपनी योग्यता कितनी थी इनमें, उस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है। तो ये थे दोस्तों ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो कि समाज सुधार के क्षेत्र के अंदर इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया, नारी शिक्षा पर बल दिया, बालिका विद्यालय इन्होंने खुलवाए। तो ऐसे थे हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर हम इनके कुछ और समाज सुधारकों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।